तो जो ऑन गोइंग सप्लाई चेन थी बड़े बड़े ब्रांड्स की, वो बंद हो चुकी थी। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि बादशाह मसाला, एमडीएच मसाला, ये सारे स्टोर्स पर आना बंद हो गए थे। उससे हमको ही एडवांटेज हुआ कि हमारे जो लोकल इन हाउस ब्रांड्स थे उनको हम लोग पुश कर सके, एंड वी कुड क्रिएट एन इम्प्रेशन। जो पहले कस्टमर हमारे ब्रांड नहीं लेते थे, वो उन लोगों ने एज एन ऑप्शन देना शुरू किया। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कोविड से। नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारा एक और वर्टिकल है जो होटल सप्लाई डिवीजन में है, तो वो उसको होरिका सप्लाईज बोलते हैं। होरिका स्टैंड फॉर होटल रेस्टोरेंट केटरिंग के कैफे सप्लाईज। अब क्योंकि सारे कैफेज और रेस्टोरेंट बंद हो गए, वो बिजनेस जो हमारा बैकबोन था हार्टी मार्ट का, वो 1/10 हो गया जो एक्चुअल सिचुएशन थी उससे। अब क्या होता है कि कोई भी बिजनेस में एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड बी रेडी टू फेस सच चैलेंजेस। तो अब हम लोगों ने फोकस थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ, थोड़ा सा एनजीओ मार्केट्स, और थोड़ा सा रिटेल होलसेल मार्केट की तरफ। अब एक देखो, हर चीज पॉजिटिविटी से स्टार्ट करते हैं, तो हम भी करते हैं। सक्सेस इज द एबिलिटी टू गो फ्रॉम फेलियर टू अनदर विथ नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। ये विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि नहीं पता नहीं, मुझे मिला है और मुझे कोट अच्छा लगा है। तो अब so going back to year 2002, this was a time when I was working with an advertising company. I hope everyone is fine with English, Urdu Hindi का mix. तो 2002 में मुझे डेप्यूटेशन पे बम्बई भेजा था। उस वक्त मैं एक कंपनी में काम करता था जिसका नाम ग्रे था। अब हमारा जो ऑफिस था वो फिनिक्स मिल कंपाउंड में था और परेल में, और मेरी ऑफिस के बिल्कुल ठीक सामने बिग बाजार था। वो पहला और इकलौता बिग बाजार था। मैं बात करता हूँ 2002 की। उस समय में अहमदाबाद और गुजरात में अदानी के सुपरमार्केट थे जो स्टार्ट किए थे एक्चुअली वाहिद राव जी ने, और बाद में अदानी ने उसको टेक ओवर कर लिया था। सो वो अदानी राव जी गिने जाते थे। क्लाइंट सर्विसिंग मैनेजर के लेवल पे था। अब ऐसा हुआ कि मैंने अपना करियर में बहुत सारे स्टेप्स लिए थे जो बहुत गलत थे। मैंने सेल्स में काम किया, 2 महीना पे छोड़ दिया। ऐसे कर करके मैंने अपने जिंदगी के 7 साल वेस्ट किए। ये 7 साल मुझे हर्ट करने लगे एडवर्टाइजिंग में, जहाँ पर जो एक यूथफुल इंडस्ट्री है, जहाँ यूथ बहुत फास्ट तरक्की करता है, वहाँ मैं 31 में मेरा जो रेजिग्नेशन था वो अकाउंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे था। तो मैं जब रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट के पास गया, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि आपका बंबई में ग्रोथ नहीं हो सकता, आपकी एज और ये सोच, और ये रिटेल का में आपको डोमेन एक्सपर्टीज चाहिए। मैं तो एडवर्टाइजिंग का आदमी था, मैं ब्रांडिंग समझ सकता था, मैं व्हाइट कॉलर कम्युनिकेशन समझ सकता था, लेकिन आटे दाल का भाव मुझे समझ में नहीं आता था। वो मुझे आज भी नहीं है। बिजनेस ने मुझे आटे दाल का भाव जरूर समझा दिया बिजनेस पर्सपेक्टिव से, लेकिन एक्चुअल भाव अभी मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो अब एक कम्युनिटी है, चीलिया कम्युनिटी, जो जिसके दो दो एस्पेक्ट्स हैं। एक कि वो शहर में
और हाईवेज पर होटल ओनर्स हैं और गांव में वो लोग फार्मर्स हैं। तो उनका फूड ग्रोसरी के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट है, जो आप कह सकते हैं उनका बचपन से कनेक्ट है। मैंने सोचा कि अगर मैं इस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ला दूंगा तो मुझे डोमेन एक्सपर्टीज मिलेगी। ये लोग ऑन ग्राउंड काम करेंगे और मैं मैक्रो लेवल पर थिंकिंग करके अपना विजन इन लोगों को दूंगा। अगर मैं इन दोनों के साथ, कम्युनिटी के साथ मिलकर कुछ करता हूँ तो मैं बिजनेस को काफी आगे ले जा सकता हूँ। ये इस थॉट के साथ मैंने उन लोगों को अपना पार्टनर बनाने का सोचा। अब थोड़ा सा, अभी क्या आपने एमबीए किया है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपका अप्रोच थोड़ा ऐसा होना चाहिए, तो दुनिया बहुत तारीफ करती। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं सेकेंडरी डेटा रिसर्च करूं कि अगर वॉलमार्ट अहमदाबाद में आता है, गुजरात में आता है, तो क्या मैं, मेरी स्टैंडिंग रहेगी कि नहीं। तो मैंने ये रिसर्च किया। तो उस टाइम का टेक्नोफैक्ट फिगर, मैं ये बात करता हूँ 2003 की, उन्होंने $300+ बिलियन का ऑर्गेनाइज रिटेल का इंडियन मार्केट में 4.5% शेयर था सिर्फ। मतलब के बड़े बड़े प्लेयर्स भी अगर आते हैं तो इंडिया में इतने बड़े मार्केट में ओपनिंग रहेगी। और एक्सपेक्टेड ग्रोथ 2010 में 10% था। अबरार को शायद ज्यादा मालूम होगा क्योंकि वो रिसर्च में है। ये अभी भी 10% तक नहीं पहुंचा है एज फार एज रिटेल इज कंसर्न, राइट। तो अभी भी आप लोग भी अगर इसमें कुछ चाहते हैं तो मेरा कंपटीशन बन सकते हैं। अब थोड़ा सा टाइमलाइन, तो लोकेशन कैसे फाइंड किया जाए, क्योंकि रिटेल में सबसे जरूरी चीज है कि आप कहाँ पर अपना फर्स्ट फ्लैग लेकर गाड़ते हैं। तो मैंने रिसर्च किया, दिस वाज सितंबर 2003। 3 एरिया हमने शॉर्टलिस्ट किए थे, खानपुर, नवरंगपुरा और विशाला। खानपुर में इसलिए बिकॉज उस टाइम पे रिवर फ्रंट का अनाउंसमेंट हुआ था। तो हम लोगों को लगा कि खानपुर एरिया रिवर फ्रंट के आ जाने से वो वेल कनेक्टेड हो जाएगा और वहाँ काफी डेवलपमेंट आ सकता है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर फ्रंट। तो खानपुर को रिसर्च किया। नवरंगपुरा का, क्योंकि नवरंगपुरा को यू वहां पर मिक्स है दोनों कम्युनिटी, तो नवरंगपुरा यू कांट इग्नोर। एंड विशाला सर्कल, बिकॉज 2002 के बाद विशाला सर्कल न्यूली डेवलप्ड एरिया था और राइट्स के बाद वहां पर काफी मुस्लिम्स विशाला सर्कल पर आ गए थे और उन लोगों को अब नए नए फ्लैट्स वहां पर बन रहे थे। तो लेकिन हमारे जैसा कोई भी स्टोर नहीं था। तो हमने सोचा कि अगर विशाला सर्कल पर भी करा जाए तो हमको हाटी मार्ट से काफी हम नया स्टोर का मतलब कर सकते हैं। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट रिसर्च किया विशाला के लोगों के साथ। तो हम लोगों ने ये कॉलोनीज में रिसर्च किया था। मैं आपको बात करता हूँ 2003 की। अब ये कॉलोनीज में हमने, ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड से 588, इसमें हमने रिसर्च किया ये जानने के लिए कि फूड ग्रोसरी, कॉस्मेटिक्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट में पर मंथ एक हाउस होल्ड कितना इन्वेस्ट करता है, कितना खर्चा करता है। हमारे पास फिगर आया ऑन एन एवरेज 7,678 का। अगर आप इसको 588 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 लाख का बिजनेस है। ये 45 लाख का बिजनेस जो मंथली था फूड ग्रोसरी का, उसको बड़े बड़े रिटेल आउटलेट्स ने इग्नोर किया था। यहाँ पर कोई ब्रांड नहीं आया था। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये अपना स्टोर यहाँ पर लेकर जाता हूँ और 10% भी अगर मुझे बिजनेस मिल जाता है तो मेरा एक स्टोर सक्सेसफुल रहेगा। थोड़ा सा एनालिसिस कर दें, क्योंकि मैं जॉबपुरा जा रहा था। तो स्ट्रेंथ क्या थी, एक कम्युनिटी जिसके लिंकेजेस थे एग्रीकल्चर और रेस्टोरेंट में, वो स्ट्रेंथ थी। मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एमएनसी एडवर्टाइजिंग में, मीडिया हाउसेज में, ब्रांडिंग कम्युनिकेशन का नॉलेज, वो भी स्ट्रेंथ थी। मेरा जीरो एक्सपीरियंस रिटेल में और एफएमसीजी में, वो वीकनेस थी। मैं उस एरिया में जा रहा था जहां पर बेसिक नीड का कोई ऑर्गेनाइज सुपरमार्केट नहीं था। वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और रिसर्च में पता चला कि 45 लाख का बिजनेस था जिसको अनटैप किया था, वो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। 2004 में, क्योंकि वो 2002 के बाद हुआ, 2004 में जोहापुरा का नॉन बिजनेस वायबल एरिया की इमेज बन गई। वो थ्रेट था। सप्लायर्स हमारे साथ ट्रेड करने को डरते थे, वो सबसे बड़ा थ्रेट था। जितने भी रेसिडेंट्स आए थे जोहापुरा में विशाला पर, वो दूसरे एरिया से आए थे क्योंकि वहाँ नई कॉलोनीज बन रही थी। तो वो लोग पेटर्नाइज नहीं कर रहे थे। उनका माइंडसेट था कि हम लोग वी आर फोर्स्ड, सो वी केम हियर
बाय फोर्स। तो इसलिए क्योंकि वो एरिया को पैटर्नाइज नहीं कर रहे थे, तो वो हमको भी पैटर्नाइज नहीं करने वाले थे। ये हमारे दिमाग में आइडिया था। तो नीड ऑफ द आवर क्या था कि कैसे सप्लायर्स के साथ आइस ब्रेक किया जाए और कैसे कंज्यूमर्स को ये बताया जाए, प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स को, कि आप लोग के एरिया में ही डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा स्टोर आ रहा है। इसलिए फ्रेंडली सुपरमार्केट बनाने का आइडिया बॉर्न हुआ। अब फंड कैसे करें, तो ये तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब ना कोई फंडिंग एजेंसीज का एक्सेस था। ये उस टाइम की बात है जब वर्ड स्टार्टअप भी क्रिएट नहीं हुआ था। ऐसे समय में मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मैंने इसको कैपिटल कैसे फाइंड किया, तो मैंने अपने फैमिली को अप्रोच किया, अपने अपने फ्रेंड्स को, कम्युनिटी वालों को, और टोटल 60 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने किया। 60 लाख में हमने पहला स्टोर स्टार्ट किया, उसमें हमने रियल एस्टेट परचेज किया। हम लोगों को ये डर था कि अगर स्टोर नहीं चलेगा तो रियल एस्टेट की वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा। तो हमने जो जौहपुरा में विशाला सर्कल पर आपको जो स्टोर दिख रहा है, वो स्टोर वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी हमने खरीदा हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट 2004 में 60 लाख का किया। अब ब्रांड नेम कैसे किया जाए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी नेगेटिविटी अटैच थी, बहुत कुछ था। तो और मेरा एडवर्टाइजिंग का बैकग्राउंड था, मुझे ऐसा था कि मैं कुछ करूंगा तो बहुत अलग करना चाहिए, मैं कुछ करूंगा तो लोगों को लगना चाहिए कि इस आदमी को एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन का भी उतना ही नॉलेज है। तो ये सोचकर हम लोगों ने यूनिक ब्रांड नेम रखने का सोचा। अब पोजिशनिंग क्या होती है वो भी आपको बता दो। नॉर्मली पोजिशनिंग को ऐसे डिफाइन करते हैं कि क्रिएट एन इमेज इन द माइंड ऑफ अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर अगर आपके ब्रांड का नाम सोचता है तो उसके माइंड में क्या आता है। जैसे कि कोलगेट अगर कोई सोचता है तो वो सुरक्षा के बारे में सोचेगा, उसको लगेगा उससे दांतों की सुरक्षा है। और अगर कोई क्लोजअप के बारे में सोचेगा तो वो बोलेगा फ्रेश ब्रेथ है। Otherwise, they both clean your teeth, right? So positioning is creating a different image in the mind of a consumer. Retail में positioning का सबसे ज्यादा क्या यूज है, प्राइसिंग का। सब लोग प्राइस की बात करते हैं, चाहे आप बिग बाजार ले लो, चाहे आप कोई भी सुपरमार्केट लो, चाहे वॉलमार्ट लो, एवरीबडी टॉक्स अबाउट प्राइस। अब जब मैंने ये जुआपुरा में स्टोर स्टार्ट करने का सोचा था, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फ्रेंचाइजी स्टार्ट करूंगा, मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, ऐसा सोच नहीं था। तो मैंने सोचा एक स्टोर के अंदर मैं प्राइस की बात नहीं कर सकता, तो दूसरा क्या चीज है जो कंज्यूमर को ल्योर करेगा, तो वो कन्वीनियंस है। अब कितना भी बड़ा डिस्काउंट आप दे दो, लेकिन अगर वो आपके घर से 6 किलोमीटर पे है तो आप शायद नहीं जाएंगे। उसका 50% डिस्काउंट अगर आपके घर के आधे किलोमीटर पे है तो आप शायद उधर जाएंगे। तो कन्वीनियंस मैटर करता है। तो हमने पोजिशनिंग कन्वीनियंस का सोचा, तो हमने ऐसे उसका साइनेज का सोचा, हार्टीमार्ट नाम रखा। सबसे खास घर के पास उसका पोजिशनिंग था। और क्योंकि जुआपुरा में स्टार्ट किया था, हमने फ्रेंडली सुपरमार्केट उसको नाम दिया, टैगलाइन दिया। अब हमने प्रमोशन एंड लॉन्च कैसे किया, तो बहुत सब गेट टुगेदर किए। हमने हमारे जो वेंडर्स थे उनको एडवांस में पेमेंट दिया। एक आध वेंडर ऐसा भी था कि जिसने हमको ब्लंटली मना कर दिया था कि हम आपको स्टोर में माल नहीं रखेंगे। उसको हमने फ़ोन करके, मेरे एक कलीग थे, एक फ्रेंड थे एनडीए में, उनको फ़ोन किया और वी इंश्योर्ड दैट उनको आके माल हमारे स्टोर पे रख दे। हम लोगों ने पर्सनलाइज लेटर और इनविटेशन कार्ड्स लिखे। वो 14 कॉलोनीज जो मैंने आपको बताया स्लाइड में, उनके रेसिडेंट्स को, और उनको इनवाइट किया। जिंगल और स्पॉट हमने बनाया। जो उस टाइम पे सिर्फ रेडियो मिर्ची था, लेकिन रेडियो मिर्ची बहुत कॉस्टली था, हमारे पास इतना बजट नहीं था। तो हम लोगों ने ऑटो रिक्शा के अंदर एक सीडी बर्न की। उस सीडी में 35 टाइम्स उस लूप में हमने एक जिंगल बनाया। वो जिंगल में वो दो चीज़ बार बार बोलता था, सबसे खास घर के पास और हार्टी मार्ट। और जो भी वो 14 कॉलोनीज में 14 डेज बिफोर द लॉन्च और 7 डेज आफ्टर द लॉन्च, 21 डेज को हमने ऑटो रिक्शा फिराया पूरा ब्रांड करके। और जो भी पूछता था कि भाई ये क्या है, हम उसको लीफलेट देते थे। लीफलेट के नीचे परफोरेटेड कूपन होता था और हम उसको इनवाइट करते थे कि आप ये कूपन लेकर आइए और फर्स्ट डे आपको डिस्काउंट मिलेगा और उसको आइसक्रीम भी मिलेगा। तो हमने ऐसे उसको प्रमोट किया। गुडविल क्रिएशन कैसे किया, तो 100 दिन के बाद हम लोगों ने
एक सेलिब्रेशन रखा। अब हम लोगों ने क्या किया, देखो मेरा एडवर्टाइजिंग ग्रे में मैंने काम किया था और मोस्टली मैंने काम किया था गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, तो मुझे मालूम था कि कैसे ड्रामा किया जाता है। तो वो ड्रामा मैंने यहाँ पेश किया और 100 डेज कंप्लीशन पे हमने सेलिब्रेशन किया, हमें स्कीम लॉन्च किया और पर्सनलाइज लेटर लिखा इन लोगों को, जिन लोगों की मैंने कॉलोनीज में, जिनका आपको 14 कॉलोनीज में नाम दिया, मैं पर्सनली गया एक पैक ऑफ शुगर के साथ। एक लेटर हमने लिखा कि मे द स्वीटनेस ऑफ शुगर लास्ट इन आवर रिलेशनशिप, वी कुड सर्वाइव इन योर एरिया एंड वी कुड थ्राइव ओनली बिकॉज ऑफ योर पेट्रनाइजेशन। ऐसा लेटर लिख के मैंने पर्सनली डिलीवर किए हैं अंदर इंटीरियर जो ऑपरा की कॉलोनीज में, वो शुगर और पैक ऑफ शुगर और वो लेटर। और इस तरह से हम लोगों ने एक फुटफॉल को रीजनरेट करने की कोशिश की। हम लोगों ने ये देखा था कि जो लोग हमारे साथ थे और चले गए थे वो लोग वापस आना शुरू करें। जो लोग 1000 से ज़्यादा खरीदी करते थे उनको हम ये गिफ्ट देते थे, उसके ऊपर ये लगा के देते थे, थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस। मोस्टली हम लोग वरियाली का बॉक्स देते थे क्योंकि वो जनरली आपके सेंटर टेबल पे रखते हैं आपके हॉल में। तो हमको ये था कि अगर कोई आएगा और अगर वो स्टिकर उससे उखड़ेगा नहीं तो, और स्टिकर उखड़ेगा तो गंदा लगेगा, तो स्टिकर रहने देगा, और रहने देगा तो हो सकता है कि उनके गेस्ट को भी पता चले कि हार्टी मार्ट के कस्टमर है। सो हम लोगों ने ये गिफ्टिंग किया था। लेकिन देखो एडवर्टाइज ये सब क्या है कि अभी बोलने में बहुत अच्छा लगता है, मैं भी आपसे पॉजिटिवली बात करता हूँ, लेकिन ये 3 साल मैंने कैसे निकाले मैं जानता हूँ और मेरा रब जानता है। तो इट वॉज अ वेरी वेरी टफ टाइम बिकॉज वी कुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। हमारा जो भी था पर्सनल सस्टेनेंस मेरा इशू हो गया था। मैं एडवर्टाइजिंग का ल्यूक्रेटिव जॉब छोड़कर आया था, तो मुझे ऐसा लगने लगा था और लोग मुझे क्वेश्चन करते थे कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतने समझदार लगते हो, तुम ये क्या किराना की दुकान पर बैठे रहते हो, तुमको तुम्हारा कुछ सोचना चाहिए, राइट। सो पर्सनल सस्टेन का इशू था और पार्टनर्स हमसे खुश नहीं थे, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा बिजनेस कभी भी गिर सकता है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपना सस्टेनेंस कैसे करूं और मेरे बिजनेस पे लोड नहीं आना चाहिए, राइट। सो नाउ अब देखो लोग ज्यादातर कोट्स लिखते हैं तो बड़े बड़े मुफक्किर फिलोसोफर्स का लिखते हैं, ये मेरा पर्सनल कोट है, आप इसे जरूर पढ़िए, ये आपको मोटिवेट करेगा, मैंने बहुत मेहनत से लिखा है। So when life pushes you to the edge, either of the two things happen: you surrender and fall, or you resist and take a leap. Whichever action you take will define your character and shape your future. तो या तो आप पानी में कूद सकते हैं या आप वापस पहाड़ पे जा सकते हैं, राइट। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने सोचा कि अगर पानी में तो हर कोई गिर सकता है तो मैं भी गिर जाऊंगा, तो लोग बोलेंगे 100 थे 101 गिरा है, लेकिन अगर मैं पहाड़ पे चढ़ गया तो लोग मुझे याद रखेंगे। तो ये तो मैं अपने आप को बहुत पुश किया और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि मेरे घर में चूल्हा चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि बच्चे और वाइफ मुझे बोले कि तुमने ये क्या कर दिया अपने साथ। मैंने बस इसी थॉट के साथ अप्रोच किया बिजनेस स्कूल्स को। और उस टाइम पे मैं आपको बात करता हूँ 2007-8 की, उस टाइम पे छोटे छोटे बिजनेस स्कूल्स बहुत आ चुके थे। IIM अहमदाबाद जैसे नहीं इसमें अबरार पढ़े, छोटे छोटे थे। और मैंने सोचा मैं बड़े इंस्टीट्यूट में जाऊंगा तो शायद मुझे उनके प्रोटोकॉल को बहुत फॉलो करना पड़ेगा। मैं छोटे इंस्टीट्यूट में जाऊंगा तो आई विल गो एंड आई कैन डिस्कस वॉट एवर आई कैन फील लाइक विच विल गिव बेनिफिट टू माई स्टूडेंट्स। तो मैंने GLS सेंटर ऑफ मैनेजमेंट एक्सेलेंस, एक NRIPM का एक इनिशिएटिव था, वहाँ अप्रोच किया और वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, उनको बोला कि मैं आपके बच्चों को एडवर्टाइजिंग ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे उनको ऐसा लगेगा कि भाई लाइव एडवर्टाइजिंग वो देख रहे हैं। मैंने जो जो केस स्टडीज एडवर्टाइजिंग में लाइव की थी उनको मैं केसेस बताऊंगा एज एन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो आई सोल्ड दिस आइडिया टू couple of small run B schools and they picked up the idea and they made me a visiting faculty for advertising in their college. मुझे ऐसे मैं 5 लेक्चर लेने शुरू किया पर वीक। सो आई यूज टू ड्रॉ 500 से 1000 रुपये एक सेशन का। तो मेरा महीने का हफ्ते का 3.5 से 4,000 पैसा आना लगा। तो महीने का 17 से 20,000 के बीच में आई वॉज अर्निंग दिस। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2007-8, 2006 से मैंने स्टार्ट किया था। सो 2006 टू 2011 मैंने पढ़ाया है। तो उस टाइम पे
ये था कि दिस वाज अ गुड सैलरी, तो मेरे घर का खर्चा निकलने लगा। अब मुझे अपने बिजनेस के बारे में सोचने का था। माइका में विजिट किया तो प्रोफेसर ने मुझे आइडिया दिया कि क्यों ना आप फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ देखें और अपना एक फ्रेंचाइजी क्रिएट करें। मैंने सोचा मैं फ्रेंचाइजी लेके जाऊंगा, अगर मैं एएमई में उस जमाने में आता फ्रेंचाइजी लेकर, तो आप लोग भी मुझे सुनने के लिए नहीं बैठते, क्योंकि आप लोग मुझे नहीं जानते थे, राइट। सो कोई भी चीज इनिशिएटिव करने से पहले आपको आपके फर्स्ट सर्कल में ही जाना चाहिए। रॉबिन शर्मा जो बहुत बड़ा ओरेटर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उसने उसका पहला सेशन उसके फैमिली मेंबर्स के साथ दिया था। मैंने सोचा मैं अपनी कम्युनिटी के पास जाऊंगा तो शायद वो मेरे फ्रेंचाइजी आइडिया को पिकअप करेंगे। तो ये थॉट के साथ मैंने गांव को विजिट करना शुरू किया। मैंने मेरे स्टोर पर शब्बीर भाई करके थे, जो हमारे जो न्यू एज स्कूल में टीचर थे और वो पार्ट टाइम आते थे। मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करें कि आपके गांव में जाकर एक प्रेजेंटेशन दें और बोलो बोलो कि हार्टी मार्ट, क्योंकि 2007 में हमको 3 साल हो चुके थे, हार्टी मार्ट जौहपुरा का है, वो अपने फ्रेंचाइजी देना चाहता है। तो ये आइडिया के साथ हम उस गांव में गए। हम ऐसे गांव को इंटीरियर में गए जहां कंपनी सप्लाई चेन भी नहीं पहुंचा था। तो हम लोगों ने ये बोला कि हार्टी मार्ट के आने से आपको ये वैल्यू मिलेगा कि आपके गांव में ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो कंपनी भी अभी नहीं दे रही। तो इस तरह से 2007 में पहला फ्रेंचाइजी स्टार्ट हुआ। 2 लोगों ने फ्रेंचाइजी लिया। अब आप देखिए कि ये हमारा सुपरमार्केट है जो अभी सक्सेसफुल नहीं है और हमें फ्रेंचाइजी करें। अब इसको हम बोलेंगे कि पहले एक बैल था, अब 2 हो गए। तो मैं इसको बोलता हूँ क्लासिक केस ऑफ आ बैल मुझे मार। क्योंकि अब ये लोग भी मुझे फोन करने लगे और बोले आपने फ्रेंचाइजी तो दे दिया, लेकिन अब हम इसको आगे हम कैसे चलाएंगे, बराबर। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ठीक है, गुडविल में ले तो लिया है, लेकिन मैं उनको एक लोगों के अलावा कुछ नहीं दे पा रहा था। तो हम लोगों ने अब रिविजिट किया कि हमको अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, फ्रेंचाइजी। ये हमारा पहला सुपरमार्केट है। आप देख सकते हैं कि गांव का टिपिकल स्टोर है, पान के गल्ले सा है, और हमको ने सिर्फ उसको एक ब्रांडिंग वो दिया है, बाकी तो हमने उसको कुछ नहीं दिया था, राइट। लेकिन उन्होंने गुडविल में ले लिया था। अब हम लोगों ने सोचा कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हम उसको प्रोडक्ट जो ग्रोसरी है लूज, वो हमको डिस्काउंट, हम उसको डिस्काउंट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं था। हम लोगों ने सोचा हम क्यों ना हम एक ऐसा कंपनी फ्लोट करें जो पैरेलल कंपनी बने रिटेल का, जो सिर्फ और सिर्फ होटल सप्लाईज दे। और अब क्या होगा कि हम लोगों ने होटल्स को, जो इन्हीं चीजों का होटल था, उनको विजिट करना शुरू किया और उनको बोला कि हम लोग होटल सप्लाईज में आ रहे हैं और हम आपको राइस, दाल, आटा सब हम आपको डिस्काउंट पे दे पाएंगे, क्योंकि अब हम आपकी तरफ से परचेस करेंगे, हम सेंट्रलाइज बाइंग करेंगे। तो ये आइडिया हमारा क्लिक हो गया, इससे हमको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिला। अब हम लोग डिस्काउंट ज्यादा लेने लगे और हम ये फ्रेंचाइजी को भी देना शुरू किया। तो यहाँ से ये वैल्यू चेन क्रिएट हुआ। तो एक ही कम्युनिटी का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बीच में हमने एक कंपनी स्टार्ट की, उसको हार्टीमार्ट एंटरप्राइज का नाम दिया हमने। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये अभी सबसे ज्यादा हिट हुई है कोविड में। ये हमारे पूरे पूरे आप बोल सकते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर का बैकबोन। अब हम धीरे धीरे हमने स्केल किया और 450 हाईवे होटल्स, 300 सिटी होटल्स को केटर किया, 750 होटल्स को हमने टारगेट किया। थोड़ा सा फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे होता है, तो आप अगर गांव में हैं और आपको किराना का कोई स्टोर करना है, तो आपके पास 800 से 1000 स्क्वायर फुट होना चाहिए स्पेस। आपको माल से लेके, ब्रांडिंग से लेके, कम्युनिकेशन से लेके, विजुअल मर्चेंडाइजिंग से लेके, एसकेयू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट शहर में अलग होता है, गांव में अलग होता है। एडिबल ऑयल शहर में कार्टन में जाता है, गांव में लूज जाता है, वो आज भी लूज जाता है, तो उसको एसक्यूज बोलते हैं। वो कैसे क्रिएट करना चाहिए, बिलिंग सॉफ्टवेयर क्या करना चाहिए, ये सारा गाइडेंस हम आपको देते हैं। हम आपसे फी लेते हैं और हम आपसे एनुअल रॉयल्टी लेते हैं। आपको बता दूं, हम ½ % आपके सेल पर लेते हैं और हम आपको नर्चर करते हैं, क्रिएट करते हैं, और इस तरह से आपका फ्रेंचाइजी, इसको बोलते हैं टिपिकल, बोलते हैं टिपिकल लैंग्वेज में, इट इज कॉल्ड फोफो मॉडल। फोफो मीन्स फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। आपका खुद का ओन्ड है और आप ही ऑपरेट करते हैं हमारे गाइडेंस के। हम आपके मेंटोर हैं, हम आपको क्रिएट करके देते हैं, आपका हैंड होल्डिंग करते हैं। हमारे यहाँ से एक बंदा है जो फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है,
जो आपके स्टोर पर विजिट करता है, आपका इन्वेंटरी स्टडी करता है, आपको स्कीम्स बना के देता है, कैसे बेचने का, कैसे नहीं बेचने का, कौन सी रखने की, क्या इन्वेंटरी नहीं रखने की, वो सारा गाइडेंस देता है। ये मेरा फ्रेंचाइजी मॉडल है। तो फिर 2008 में हमने ये कंपनी स्टार्ट किया। अब आपको देख, आप धीरे धीरे देंगे कि मॉडल इवॉल्व हो रहा है। अब ये कंपनी धीरे धीरे स्केल होना शुरू हुआ और इसने होटल को अपना मार्केट बनाना शुरू किया। अब हम लोगों ने क्या किया कि गांव से लोगों को पिकअप किया, उनको इस कंपनी में ट्रेन किया और उनको हमने, अब हम लोगों ने देखा कि होटल में क्या बिकता है, तो होटल में रैप्स बिकते हैं, होटल में पेपर नैपकिन बिकता है मतलब यूज होता है, राइट, और एल्यूमिनियम फॉइल यूज होता है। तो हम लोगों ने एक कंपनी क्रिएट की, हार्टी मार्ट सेलेस्टा पैकेजिंग। इसमें हम लोगों ने बोला फंडिंग कैसे आएगा, तो दो लोग यहाँ पर ट्रेन होंगे हार्टी मार्ट होरेका में, हम लोग ट्रेन करेंगे, हम लोग इसमें होल्डिंग लेंगे, ये है होल्डिंग है। तो हम लोग 15 से 20% लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इनके साथ रिस्क में हम पार्टनर बनते हैं। हम 80%, 75 से 80% के पार्टनर्स इन लोगों को बोलते हैं, तुम तुम्हारे दोस्तों को लेकर आओ, तुम्हारे भाइयों को लेकर आओ, और 2 एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग हमारे गाइडेंस में कंपनी को रन करेंगे। कंपनी की पॉलिसीज, फिलोसफी, स्ट्रक्चर सब हार्टी मार्ट करेगा, इसलिए दे विल पे अस रॉयल्टी एंड दैट इज हाउ वी स्केल अप। तो हमने सेलेस्टा पैकेजिंग स्टार्ट किया, फिर हमने मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की लॉजिस्टिक कंपनी स्टार्ट की 2009 में, फिर हमने चाय की कंपनी स्टार्ट की। ऐसे करके अब हम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करते गए, यहाँ पर हम फ्रेंचाइजी डेवलप करते गए। तो अब मेरे 2 नेटवर्क हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, फ्रेंचाइजी नेटवर्क, राइट। सो ये तो थोड़ा सा भाई हमारा ग्रोथ है, हम IIM में भी आ गए, इधर आ गए, उधर आ गए, ऐसा सब है, उसको मैं जाने देता हूँ। तो अब ये हमारा मॉडल है। तो अब क्या है कि टॉप में क्या है, तो टॉप में हार्टी मार्ट ब्रांड है, राइट। तो वो ऐसा है, तो ये हार्टी मार्ट ब्रांड है। यहाँ पर कौन है, तो मैं फाउंडर हूँ, मेरे साथ एक CFO है जो ये सारी कंपनी के फाइनेंशियल देखता है, मेरे साथ एक सेल्स डायरेक्टर है जो कंपनी को वो करता है, सेल्स में हेल्प करता है, मेरे साथ एक CEO है, ग्रुप CEO, जो जो ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उसको रिपोर्ट करते हैं। वो ये होरेका कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो रिपोर्ट करता है मुझे। तो ऑपरेशनली, और ये सब एक ही गांव से हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यू क्रिएट अ भुवन एंड भुवन विल क्रिएट अ लगान टीम, राइट। सो माय इज अ केस, माय इज अ केस ऑफ अ लगान टीम। मेरे ये जो लोग हैं ये सारे गांव के लोग हैं। सो वी हैव क्रिएटेड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स इन अ विलेज। अब हाटी मार्ट अगर नहीं होता तो ये लोग कहाँ होते, तो साथल गांव है जो धौलका से 4 किलोमीटर पे है, वो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है। चीलियों का जितने गांव हैं दे आर इकोनॉमिकली साउंड, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम हैव होटेलियर्स एज देयर पीपल। यहाँ पर कोई होटेलियर नहीं था। ये लोग, वहाँ धौलका में एक GIDC है, उस GIDC में ये लोग एज अ वेज अर्नर जाते थे। विद हार्टी मार्ट नाउ दे आर मैनेजर्स। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप में ये स्ट्रेंथ है कि आप मेंटर कर सकते हो, तो हमारे पास इंडिया में अपनी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जिनको आप एम्पावर कर सकते हैं, जिनको आप आपके लेवल पर ला सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल है। अब ये लोग, अब ये जो पार्टनर है, इसने इन्वेस्ट किया है, जो मैंने आपको पास्ट में बताया था, वो सब में इन्वेस्टर है, उनको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है और मुझे यहाँ पर रॉयल्टी मिलता है। ये सारी कंपनी अगर प्रॉफिट में आती है तो उसको 5% रॉयल्टी मुझे देना है। ये रिटेल में जितनी फ्रेंचाइजी है वो 0.5% रॉयल्टी मुझे देती है। तो मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ रॉयल्टी है। तो अगर ये लोग गिरेंगे तो मैं भी गिरूंगा, राइट। सो दैट इज हाउ इट इज अ रिस्क विच इज डिफर्ड। मैं भी रिस्क ले रहा हूँ, वो भी रिस्क ले रहे हैं। अभी तक ऊपर वाले ने बहुत मदद की है और इंशाल्लाह कोविड की बात भी जरूर करेगा, ये मेरा ईमान है। आप लोग ईमान वाले हैं इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। अब चैलेंजेस क्या थे, तो सबसे पहला फाइनेंशियल रिस्क था। मैंने 60 लाख डाले थे 2004 में, मेरे पार्टनर्स थे, फैमिली थे, मुझे रिटेल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब मैंने सोचा कल को सब खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि भाई हमको हमारा पैसा वापस दो, तुम लोगों ने 5 साल से कुछ नहीं किया। तो मैं क्या करता, तो रियल एस्टेट उस टाइम पे ऊपर जा रहा था 2004 में, इट वॉज ग्रोइंग, जो का रियल एस्टेट वॉज ग्रोइंग अप। मुझे इतना मालूम था कि अगर कुछ नहीं चला तो मैं एटलीस्ट सबको उनका कैपिटल वापस दे सकता हूँ। तो ये फाइनेंशियल रिस्क मेरा था। करियर रिस्क ये था, तो करियर रिस्क में ये था कि देखो, मैं विथ ऑल
रिस्पेक्ट टू एवरीवन, इवन टू अब्रार, आई वाज नॉट अ पीएचडी। तो मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चलेगा तो मैं एडवर्टाइजिंग, रिटेल या कम्युनिकेशन में पीएचडी करूंगा, वो चाहे कहीं से भी होगा, और मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं 6 साल पढ़ाया था और मुझे ऐसा था कि एटलीस्ट मैं स्टूडेंट को का अटेंशन अपनी तरफ खींच सकता हूँ। तो करियर रिस्क में मैंने ये लिया। मुझे मालूम था एडवर्टाइजिंग का मेरे लिए रास्ता बंद था, और सेल्स में वैसे मुझे कोई घुसने नहीं देने वाला था, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स था। तो मैंने ये सोच के रखा था जैसे सही चलेगा तो मैं एकेडमिक्स में आगे बढ़ूंगा। एक बीच में एक कॉर्पोरेट पैकेज का आ गया था, वो भी बता दूं। 2008 में पीआर एजेंसी थी, पीआर एजेंसी में मेरे एक्स कलीग थे, वो अदानी ज्वाइन करने वाले थे एज अ कम्युनिकेशन जीएम। उन्होंने बोला था कि तू अपना टाइम वेस्ट करता है, तेरे को 5 साल हो गए, तू बहुत काबिल आदमी है, तू दुकान बंद कर और तू इधर आ जा, तेरे को 1 लाख का पैकेज पर मंथ मिलेगा। मैं बात आपको कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं 10,000 भी नहीं कमा रहा था, लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर अब मैं बंद कर दिया इतने साल डालने के बाद, तो पहली बात तो मेरे 4 साल वेस्ट हो गए। दूसरी बात कि मैंने उस कॉलोनीज को जिनको मैंने हैरान किया था ऑटो रिक्शा घुमा घुमा के, वो लोग आके, क्योंकि मैं वहीं रहता था, मेरा डोरबेल बजाएंगे और बोलेंगे हमने तुमको पहले ही बोला था कि जुआपुरा में कोई चीज़ नहीं चल सकती। तो मेरे को ये ब्रेक करना था कि जुआपुरा से भी लोग आगे बढ़ सकते हैं, वो अपना एरिया है, यू कैन डेवलप, राइट। सो ये थॉट, ये प्राइड ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया पीआर में। थोड़ा सा आप लोगों ने जिन लोगों ने विजिट किया उनको बता दूं, ये स्टोर है, इसे दिखता है। मॉडलिंग का मुझे थोड़ा सा कीड़ा रहता था हमेशा, जो बंद हो चुका है। इधर थोड़ा सा अपना अपना स्टोर का मॉडल किया है। अच्छा, ये क्लासिक केस है, देखो ये है ना, पीपोदर गांव है, ये बहुत छोटा गांव है। तो उसको, उन लोगों को जब हमने पहली फ्रेंचाइजी किया ना, तो उन लोगों को शौक हुआ कि वो भी अपने गांव में हाटी मार्ट करेंगे, तो हमने उनको ऐसा ऐसा कुछ ब्रांडिंग करके दे दिया था। ये स्टोर था उन लोगों ने, ये 2009 में था, उन लोगों ने 2016 में ये दोनों जगह एक ही है, इस जगह पे पूरा नया क्रिएट किया। नीचे उन्होंने हाटी मार्ट बनाया, मिनी उसका नाम है। ऊपर उन्होंने लेडीज गारमेंट का स्टोर बनाया। ये लोग, ये जो पेड़ है इसके पीछे रहते हैं, और यहाँ ऊपर जो काम करते हैं वो उनकी वाइफ करते हैं, वो लेडीज गारमेंट करते हैं, ये सुपर मार्केट करते हैं। ये क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे एक ही जगह पे ये स्टोर से उन्होंने ये स्टोर क्रिएट किया। अब ये स्टोर 2007 का है, जो मैंने आपको बताया था, ये ऐसा लगता था, ये स्टोर ऐसे हो गया, और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम भी आ गया। ये धोलका सुपर मार्केट है, ये 2 फ्लोर है, ये सिद्धपुर है, ये काकुशी है। ये हमारे ब्रांड्स हैं इन हाउस, जो मैं आपको बता रहा था कि कोविड की वजह से इसको बहुत पुश मिल गया, लोग इसको यूज करते हो गए। एक हमने जरीफ के नाम से नॉनवेज मसाला लॉन्च किया है, जो जो बहुत कुछ शान शान के लेवल का है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग करने का मौका मिला। ये बिगेस्ट पॉइंट है, ये बिगेस्ट पॉइंट के सारे प्रोडक्ट्स। ये हमारा, देखो ये स्टेप 2 है, ये रिटेल में हम लोगों ने स्केल किया, और धोलका में ही हमने दूसरा सुपरमार्केट किया। इसको हम मिनी, अभी हम सिद्धपुर में एक सुपर बाजार लॉन्च कर रहे हैं, जो 4000 स्क्वायर फीट का होगा। ये धोलका का है, ये ऐसे दिखता है नया। ये तो ग्रोसरी स्टोर्स है। ये नेक्स्ट लुक, ये रेमंड ने ब्रांड लॉन्च किया है फॉर सेमी अर्बन पीपल, इट्स अ फॉर्मल ब्रांड। तो ये प्लस ये ब्लू बुद्धा है, ये हमारा खुद का लाइफस्टाइल स्टोर है धौलका में, मतलब स्पेस वी हैव गिवन टू देम। सो दिस इज लाइफस्टाइल। ये हमारे स्पाइसेस है, प्रोडक्ट रेंज, ये हमारी चाय है, ये वीकेस्ट पॉइंट। सो हमारे बेकरी आउटलेट्स हैं। आजकल क्या है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक नया मिडिल क्लास आ रहा है जो टाउन्स में है। उसको मैं उसको बोलता हूँ, ये टर्मिनोलॉजी होगी कि नहीं होगी मैंने पढ़ा हो, मुझे नहीं मालूम है, लेट मी बी, बट आई कॉल देम रूरल। सो दे आर ट्रेडिशनली रूरल, बट देयर माइंडसेट इज अर्बन, राइट। सो ये मेरा टिपिकल कस्टमर बेस है, और ये जो बेकर्स पॉइंट है ये उसको कैटर करता है। तो बेकर्स पॉइंट को आप बोल सकते हैं कि
अब तो स्टारबक्स भी अहमदाबाद में आ गया. तो स्टारबक्स और सीसीडी ऑफ गांव, राइट. सो ये हमारा बेकरी आउट. हाँ, ये लुक एंड फील है उसका गांव में जो हमने दिया है. सीतपुर इज नोन फॉर बोरी हाउसेस. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड इट, है ना. तो वहां पर क्या है, मैं बोरी स्कूल में पढ़ा हूँ बुरानी में. तो वहां पर हम जो लेन में जाते थे ना, उस लेन को पेरिस पेरिस की लेन बोलते थे. पेरिस लेन, उसमें दोनों तरफ बोरी हाउसेज हैं और दे आर वेरी ब्यूटीफुल. तो जब हम लोगों को सीतपुर में बेकर्स कैफे करना था, तो हम लोगों ने ये दिया था कि हमको यूरोपियन लुक देना है. तो यूरोपियन लुक का बेकर्स कैफे, right from exterior we created this bakers cafe in Sitpur. फिर ये वॉच है, यू नो. ये हमारा ब्रांड है. ही इज द ओनर. So he is the owner of Ultimate Bakers Point. I am not the owner. Neither I am the investor here. It is my brand. I am the brand owner. He is the company owner. That is how my thing was. अब Bakers Point प्रॉफिट करेगा तभी मुझे रॉयल्टी मिलेगा. अगर बेकर्स पॉइंट प्रॉफिट नहीं करेगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा. बट आई विल एंश्योर दैट आई ट्राई टू मेंटर. फार्म टू मार्केट भी हमारा इनिशिएटिव है, जिसमें वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लिंकेज बिटवीन फार्म सेक्टर एंड द इंडस्ट्री. ये कवरेज था. ये भी मेरा ही कोट है. अब क्या होता है कि आप अगर स्ट्राइव करते हैं और आप अगर रुक जाते हैं और आप पैरेलल थिंकिंग करने लगते हैं, तो एक ना एक दिन ऊपर वाला आपको जरूर नवाजता है और लोग आपको जानने लगते हैं. तो मुझे 2010 11 फरवरी को अवार्ड मिला. ना 11 फरवरी वाज माय फाउंडेशन डे. दिस इज द कोइंसिडेंस. 11 फरवरी 2004 को हमने हाटीमार्ट जोहापुरा में स्टार्ट किया. 11 फरवरी 2010 को ताज लैंडचन में स्टार एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला, राइट. ये राइजिंग सन अवार्ड मिला. ये माइका और ईशाय का जॉइंट वेंचर था. ये मुझे मिला 2016 में. ये बुक पब्लिश हुई हाटीमार्ट पर. सुब्रत दत्ता और मनीष ने काम किया है. उसने पूरा बिजनेस मॉडल इस पर स्टडी किया है. दूसरा, इसका जो फॉरवर्ड लिखा है वो डॉक्टर अबू साले शरीफ ने लिखा है. वो ब्रांड ऑफिस में आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, जिन्होंने साचार कमेटी रिपोर्ट दी थी मनमोहन सिंह को ऑन ऑन मुस्लिम्स का कंडीशंस इन इंडिया. और वो मेरी ऑफिस में आए थे, पर्सनली मुझे मिले थे. और वो वाशिंगटन डीसी में रहते हैं. मुझे इन्वाइट भी किया था. मैं यूएस गया था लेकिन उनको नहीं मिल पाया क्योंकि तब वो ऑस्ट्रेलिया में थे. सो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग हिम. तो दिस इज उसका फॉरवर्ड इन्होंने लिखा है. ये मॉडल बताया. अभी हाटीमार्ट सुपरमार्केट जोहापुरा है, उसके बजाय इट इज हाटीमार्ट ब्रांड. दिस हाउ मॉडल वर्क्स. वी हैव अ कॉर्पोरेट ग्रुप विच इज हाटीमार्ट ब्रांड एंड वी हैव फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट सेल. ये फ्रेंचाइजी को का ग्रोथ देता है. ये सारी कंपनीज माइक्रो एंटरप्राइज पे वर्क करता है. और ये रॉयल्टी एक्सचेंज है, प्रॉफिट शेयरिंग है, इक्विटी शेयर. वजीर भाई आर ग्रुप डायरेक्टर, ग्रुप सीईओ, एंड आई एम द फाउंडर एंड मेंटर. फिर मीडिया था. तो मीडिया उस टाइम पे मीडिया फेक न्यूज़ नहीं देता था, नंबर वन. और मीडिया इतना प्लायबल भी नहीं था. तो मेरे केस में मीडिया वाज रियली काइंड टू मी. ये हमारा केस जब ECCH में पब्लिश हुआ, यूरोपियन केस क्लियरिंग हाउस में, तो हाटीमार्ट विंस हार्ट्स अब्रॉड करके गुजरात रीलोडेड इकोनॉमिक टाइम्स 2009 में आया. ये आया अहमदाबाद में जब केस स्टडी बना तो ये आया. ये फोर्ब्स का स्टोरी है. ये फॉर्च्यून का है. ये जहीर का है. ये स्टोरी किया था प्रोफेसर गुरु सर ने, जो कवर स्टोरी था. ही इज वजीर भाई, ही इज द ग्रुप सीईओ. वजीर भाई का भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. उनका एम ये था कि he was struggling in a hotel. His aim was, so he used to mop the table of a hotel. So his aim was to sit on a counter. So he would say कि मैं एक दिन काउंटर पे जरूर बैठूंगा. He is a CEO of a company which is more than having a turnover of more than 40 crore.
नदीम भाई, हाँ। कैन यू लिटिल बिट एक्सप्लेन कि ये आपका जो कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस हम्म, का अप्रोच हम्म, है, वो मॉडल हम्म, है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जो मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो खुद ग्रो होते हैं, हाँ। बट वो जो को क्रिएशन कहते हैं ना हम जिसको मॉडल को, जो हम्म, को क्रिएशन मतलब होता है कि आप खुद भी ग्रो हो और आपके आसपास के 8-10 लोगों को भी ग्रो करें। राइट। तो जैसे मैं कल वो किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि हवा वाल्व का भी एक एग्जांपल है कि जिन्होंने उन्होंने क्या किया, वो मार्केटिंग में अच्छे थे, तो हम्म। उन्होंने क्या किया, जो अपने ही एम्प्लॉयज थे उनको ही मैन्युफैक्चरर बनाया और सही। उन्होंने उनको बोला कि आप हमें सप्लाई करो, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, हम लोग मार्केटिंग करेंगे। सो हम्म, ऐसे उन्होंने कितनी सारी लोगों को एम्प्लॉयमेंट में डाला और उनको फंड किया, उनके बिजनेस को शुरू करवाया और हम्म। ऐसे ही माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू किया जिसका एक नेटवर्क बनाया। राइट। सो ये मॉडल बिकॉज ज्यादातर बहुत कम लोग आपके तो कम्युनिटी में ये है, लेकिन आप थोड़ा सा बताएंगे कैसे करना चाहिए, क्या शुरुआत करनी है और क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए हाँ, अगर जब तो देखो करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि मैंने क्या, मैं जैसे मैं आपको ईमानदारी से बात करूं कि मेरा आइडिया ये नहीं था। हम्म, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। मैंने जब स्टार्ट हम्म, किया था ना, तो मैं मुझे सेल्स नहीं जा सकता था, एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता था। हम्म, राइट। तो मैंने तो जुआपुरा में एक शॉप स्टार्ट किया था। अब और हम्म, अगर मुझे फर्स्ट ईयर में 10 लाख का प्रॉफिट मिल गया होता, तो शायद मैं हम्म, ये सोच देता कि मुझे इतना मैं कमाता था मिल गया है। तो मैंने ये सोचा भी नहीं। वो तो क्या हुआ कि मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, तो मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे इवॉल्व हुआ। राइट। अब मैं जहां जहां अपने आप को रखता था, वहां वहां हम्म, से मैंने अपने आप को हटाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपने आप को हटाया परचेज से, क्योंकि मैं जब माधोपुरा मार्केट गया परचेज करने, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ जाऊंगा तो खत्म हो जाऊंगा इन लोगों से। तो आई कुडंट टॉक बिकॉज दे न्यू द सब्जेक्ट रियली वेल। राइट। आई डिड नॉट नो। तो मैंने सोचा यहाँ पर मुझे एक ऐसा ट्रस्टवर्दी आदमी प्लेस करना चाहिए जिसको ये बात समझ में आए। राइट। हम्म, करके मैंने उसको वहां वो आदमी को प्लेस किया। फिर जब मैं काउंटर पे बैठा, तो एक लेडी आई थी। तो उन्होंने, अब ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि अमूल बटर नहीं है। तो मैंने उनको बोला नहीं, अमूल नहीं है, बटर बटर नहीं है ना। तो वो जोर से चिल्लाई और बोले ये इतना बड़ा स्टोर क्या अमूल नहीं रखते। तो मुझे समझ में आया कि कितने ब्रांड सेंसिटिव लोग हैं। तो उसका एक शुगर का पैक था। तो शुगर का पैक में उस टाइम में कुछ 17 रुपए या 16 रुपए केजी था, और मैंने हम्म, 16.5 का दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि शुगर और ऑयल का प्राइस इतना सेंसिटिव होता है। उसने वो पैक लेकर मेरे काउंटर पे जोर से मारा, और उसने बोला कि आपको प्राइसिंग समझ में नहीं आता क्या, इतना प्राइस कैसे हो सकता है, पूरे जोधपुरा में नहीं मिलता है। तो उसके बाद मुझे लगा कि ओके, आई एम नॉट फिट फॉर टू सिट इवन ऑन द काउंटर। राइट। सो आई स्टार्टेड रिमूविंग माई सेल्फ एंड स्टार्टेड प्लेसिंग ट्रस्टवर्दी पर्सन। नाउ आई वॉज लकी कि मेरे पास कम्युनिटी थी जो मुझे मालूम। हो सकता है किसी के पास नहीं है, तो आप आपके दोस्तों को, आपके भाइयों को, आपके भाई के फ्रेंड को, मतलब कम्युनिटी कैन बी क्रिएट। जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक में कौन जानता था, आज फेसबुक में कम्युनिटी बन गई। फूड हॉलिक इज द कम्युनिटी। तो फूडोहॉलिक में nobody knows anyone, but because there is a common ground of eating good food, everybody is talking and they are uniting. So you need to find a common ground. In my case, the common ground was the community, but it might not be with anyone else. किसी पास नहीं हो सकता, तो उसको ढूंढना चाहिए। और लाइक माइंडेड पीपल आपको मिल ही जाएंगे। और वो आप ऐसे कम, जैसे आपने वो क्लासिक एग्जांपल दिया, इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल आइडिया। आप आपके ही एम्प्लॉय को एम्पावर करो, वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और वो उसको लगेगा कि उसका उसका कम है। सेम चीज जुआपुरा में मैंने किया। अभी मैं जुआपुरा स्टोर पे नहीं बैठता, तो जुआपुरा स्टोर में मेरे जो फर्स्ट एम्प्लॉय थे, वही स्टोर के ओनर है। अब वहां कुछ करना होता है तो आई आस्क हिम, आई डोंट गो एंड शो माई अथॉरिटी। पर मैं उनसे नदीम भाई, पूछता हूँ। हाँ। पर नदीम भाई, लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्यों अपने कॉम्पिटिटर क्रिएट करें या कोई हमारा मॉडल कॉपी कर ले, बिकॉज आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस होते नहीं, हैं, तो ये लेकिन इसको देखो, कैसे मैनेज करना चाहिए। नहीं ये मिथ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मिथ है। देखो आर्ट है ना, हमारे हाथ में है। कोई आर्ट को कॉपी नहीं कर सकता। ऑन्टरप्रेन्योरशिप स्किल है ना, वो आर्ट है। अगर आप उसके पायनियर है ना, तो कोई कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी करेगा तो वो उसका सेकंड या थर्ड कॉपी करेगा। आज आपको, आप इतने बड़े बड़े दुबई मार्केट में जाएंगे, मीना बाजार में, तो आपको सेकंड कॉपी राडो की मिलेगी। वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो राडो नहीं है। राइट। तो आप उसकी फिक्र नहीं करें। आप खुले दिल से ऊपर वाले पे भरोसा करके आप शेयर करें। जितना शेयर करोगे उतने लोग आपके साथ जुड़ेंगे। उतने लोग, आज हमारे पास 125 से ज्यादा
एम्प्लॉय बेस है। आज हमारे पास 22 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स है ये, तो 185 एम्प्लॉइज है। तो ये एम्पायर क्रिएट हुआ। मैं तो 2 लोगों से स्टार्ट किया था, और मैंने तो जुआपुरा में दुकान स्टार्ट की। एक्चुअली वो कंपनी तो थी नहीं, वो तो दुकान थी। मेरा बॉस आया था बॉम्बे से, निर्विक, वो एशिया पैसिफिक का चेयरमैन है ग्रे का। तो मैं उसे मिलने गया था कर्टसी में। तो व्हेन आई वाज लिविंग, आई सेड के सर मैं जाता हूँ। उसे बोला कहाँ जाता है? आलू बेचने। तो ही वाज सेइंग कि, तो मैंने क्या किया कि मेरा ये केस स्टडी का जैसे ही पब्लिश हुआ इकोनॉमिक टाइम्स में, मैंने उसकी लिंक भेजी निर्विक को, और निर्विक ने बहुत अच्छा ईमेल भेजा। उसने बोला कि मुझे मालूम था तो लाइफ में कुछ करेगा, सो कभी भी बम्बई आए तो ड्रॉप इन फॉर अ कप ऑफ कॉफी। वो मैं कभी उसके पास गया नहीं। ही इज अ टू बिग मैन। अभी वो रेमंड में, रेमंड में चेयरमैन है। ही वर्क्स विद गौतम सिंघानी। वो ही इज एट दैट स्केल। तो मुझे मालूम था वो ऑडियंस में नहीं देगा, लेकिन वो मैंने एक मोटिवेशनल ईमेल संभाल के रखी है। कभी भी डाउन होता हूँ तो आई ओपन इट एंड रीड इट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट यू शेयर, आप मैक्सिमम शेयर करो, आप फिक्र नहीं करो, आपके हाथ की ताकत कोई नहीं ले सकता। अच्छा, दूसरा एक जो क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है वो ये है कि कितना इम्पोर्टेंट है आपका मीडिया कवरेज। आपको कैसे भी करके ये जो मीडिया या जो जो भी आपको कवरेज मिलता है, जो दूसरे तरह का जो आपके ब्रांड से अलग होता है, उसका क्या हेल्प होता है आपको कभी? हाँ, उसका हेल्प होता है ना, उसका, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी आदमी, सबसे यार, अगर वो नाम सुनेगा नदीम जाफरी या वो नाम सुनेगा आर्टिमान, सबसे पहले वो गूगल पे जाके सर्च करेगा एंड ही विल ट्राई टू फाइंड आउट। अब क्या होगा कि मीडिया कवरेज में मेरे थॉट्स भी होंगे जिस ट्विटर पे आई एम वेरी वेरी वोकल, तो मेरे थॉट्स भी हैं। तो मेरे पास ऐसे ही लोग आते हैं जो ये समझ के आते हैं कि मैं कौन हूँ, और जो ये समझ के आते हैं कि मैंने लाइफ में क्या किया है। तो उससे बहुत सारी चीजें ईजी हो जाती अच्छा है, और नदीम वो भाई, ब्रांड एनहांस करता ही है। जी, अच्छा, जो ऑलरेडी आपका एस्टेब्लिश ब्रांड था हाटी मार्ट, हम्म, तो बेकर पॉइंट जो जैसे फूड एंड बेवरेजेस है और जैसे कैफे बिजनेस है, हम्म, वो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग बिजनेस है। हाँ, और ऑलरेडी आपका एक एस्टेब्लिश फ्रेंचाइजीज हो रहा था, तो ये हम्म, बेकर पॉइंट्स में जाने का क्या रीजन था और क्या मॉडल है उसका? हाँ। देखो, बिगेस्ट पॉइंट भी एक पैरेलल वर्टिकल है। जैसे मान लो कि, अरे जस्ट है ना, हम्म, हाँ, जैसे जैसे यहाँ मैंने लिखा होगा 2015 में किया था, हम्म, ये रहा, ये हम्म, बेकर्स पॉइंट है। तो ये भी एक वर्टिकल है उसी हम्म, मॉडल में। मेंटर है, मेंटर हो, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ ब्रांड। कल को ये हो सकता है कि जैसे आप एग्जांपल देते हो कि आप, एक रिमोट एग्जांपल देता हूँ कि आपने बोला कि आप मेरे पास आए और आपने बोला कि मैं मुझे डेयरी मालूम है, हम्म, डेयरी का बिजनेस, हम्म, राइट। तो लेकिन मुझे हार्टी मार्ट के साथ मिलके कुछ करना है। हम्म, हम्म, तो मैं आपको बोलूंगा चलो हम स्टार्ट करते हैं हार्टी मार्ट डेयरी प्रोडक्ट्स। हम्म, मैं आपके पास मार्केट देता हूँ 1000 रेस्टोरेंट का। हम्म, आप सप्लाई करोगे पनीर हम्म, कोल्ड स्टोरेज में रख के, राइट। तो हम लोग तो डेयरी में गए नहीं कि वो बहुत पेरिशेबल है। मैं पहले बता दूं इसलिए हम गए नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि बैकएंड, आपको बहुत कुछ बैकएंड होना चाहिए। अगर नहीं बिका तो आप क्या करोगे, इसलिए हम बहुत पेरिशेबल में नहीं गए, इसलिए हम वेजिटेबल्स में भी नहीं गए। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि डेयरी हो गया, वेजिटेबल मार्केट हो गया। तो हार्टी मार्ट फ्रेश हमने स्टार्ट किया था, लेकिन वो इसी मॉडल पे था, लेकिन नहीं चला तो हमने अच्छा, बंद कर दिया। तो अच्छा, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट कि हम होलिस्टिक दें सब कुछ होरेका में और रिटेल में। तो हम्म, रिटेल में स्पाइसेस है, तो रिटेल में खारी भी हमारी होनी चाहिए। अच्छा, ओके। दैट इज सो द सो नदीम भाई, एक क्वेश्चन है डॉक्टर अकील कुरैशी का, जो डेंटिस्ट है जुआपुरा में। तो वो ये कह रहे हैं कि what should be the budget of marketing and what is the major marketing tool? And as I am the dentist in Juapra, I know word of mouth is best policy. What about others? Yeah, word of mouth is a best policy, honestly, right? But as on as of now, because of social media thing, you should have a very good presence in social media. And personal branding में एज अ डेंटिस्ट उनको बेसिकली क्या करना चाहिए कि देखो मैंने देखा है कि डॉक्टर्स अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते। तो ही कैन कम अप विद ब्लॉग्स, ही कैन स्टार्ट राइटिंग अबाउट क्या क्या इश्यूज हैं, डेंटल इश्यूज क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या Hmm. प्रिकॉशन लेना चाहिए, ऐसा करके। एंड देन दिस इज रिटन बाय डॉक्टर सो एंड सो,
राइट, ऐसा। तो that will help him gain, there can be a column with newspapers, or a magazine or a journal, उनकी कोई डेंटल की जर्नल हो तो जर्नल में he can write, सोशल मीडिया पे he can promote, ऐसा। तो that will help him create a brand around his personality, his expertise, and apart from this जुआपुरा में ये तो word of mouth ही है एक्चुअली। नदीम भाई, आपने उस दिन में जो बोला था कि बेकर पॉइंट्स का आपका ये आइडिया है, अभी रिलायंस में जो आपने अपना आउटलेट इस्कॉन मॉल में शुरू किया रिलायंस के साथ मिलके, तो उसमें आपको ये था कि मुझे एक ब्रांड खड़ी करनी है जो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी रिलेटेड ना हो, जो नॉन मुस्लिम में भी इक्वली एक्सेप्टेड हो। सो ये क्यों आपको लगा कि बेकर पॉइंट्स जो टिपिकल जैसे मोती बेकरी है, आप मोती बेकरी या कोई और बेकरीज के साथ भी कॉम्पीट कर सकते थे, और मुस्लिम एरियाज भी बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट है, तो व्हाई यू डिसाइड कि आप वेजिटेरियन बेकरी शुरू करेंगे और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ज्यादा फोकस करेंगे? देखो, इसका बैकग्राउंड ये है कि मैंने जब जौहपुरा में हाटी मार्ट स्टार्ट किया था ना, तो मुझे ऐसा बहुत लगता है, मैं जहाँ पर भी लेक्चर लेने जाता था, मैं लोगों को बोलता था कि आई एम नथिंग बट आई कम फ्रॉम जॉब। तो उसका एक ये था कि मुझे लोगों को ये बात बतानी थी कि आई कैन ऑल्सो टीच यू। So you know, there was a fight which was there in me, where I wanted to showcase that we are all equal, right? No, so Baker's Point mein I want this is a message which I want to give. We can create a good brand which can serve your needs as well. मोती बेकरी और सब में आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, मैं भी वो मोती बेकरी का कस्टमर हूँ और मैं वहाँ जाके नॉनवेज काफी कुछ खाता रहता हूँ और मुझे बहुत पसंद है। बट मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मोती बेकरी का भी विजन यही होगा कि मुस्लिम्स को वो अच्छा फूड दे, उसने मुस्लिम्स तक ही अपने आप को रखा। मेरा ऐसा था कि मुझे न्यूट्रल जाना था। देखो, आप बात करो मोंजिनीस की, अभी आज की तारीख में वेयर लॉट्स ऑफ पीपल मेक यूज ऑफ ट्विटर एंड टू स्प्यू वेनम, people should know that Cipla is a Muslim company which is trying hard to come up with a vaccine, right, for coronavirus. ये वैक्सीन अगर सिप्ला लॉन्च करता है या उसने रेमडेसिविर का वो लॉन्च किया, तो कोई ये देखेगा नहीं कि मुस्लिम की है, लेकिन लोग जब लिखेंगे तो नाम लिखेंगे उसका, और लोगों को लगेगा कि नहीं, उनका भी इतना ही कंट्रीब्यूशन है इन अ नेशन बिल्डिंग। तो वो क्या होगा कि कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट तो हमको करना ही है, राइट, बट वी नीड टू, वी हैव, जो भी एजुकेटेड लोग हैं, जो एएमई के मेंबर्स हैं, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं लाइफ में, उनको भी ये उनके लिए भी एक जिम्मेदारी है जो रब ने हमें दी है कि हम लोग ये लेकर जाएं, जिसमें माशाल्लाह अबरार भाई आपने जो किया है कि पीपल शुड नो कि ओके देयर आर पीपल हु आर लाइक अस, हु आर प्रोग्रेसिव, हु थिंक डेवलपमेंट, एंड वी कैन ट्रस्ट दैट। ये बहुत जरूरी है। प्रदीप भाई, दो क्वेश्चन और हैं। So, what is your view on supply of vegetables and fruits from farmer to consumer, or covering it with farms to market? So I think आपने तो already उसके बारे में बोला कि it was not very successful. But if you want to give some insights कि क्यों नहीं हुआ, क्यों क्लिक नहीं हुआ? तो वो फार्म टू मार्केट से क्लियर कर दूं, फार्म टू मार्केट इज नॉट वेजिटेबल टू फार्म टू रेस्टोरेंट। फार्म टू मार्केट में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग छोटी छोटी मंडियां क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं गांव में, और इस गांव में अगर अनार है और इस गांव में नहीं पहुंचता तो उस गांव से ये अनार बिकेगा और फार्मर को उसको फायदा हो, और जो हमारी कंपनी है उसको फायदा हो। सो बेसिकली इट्स अ ट्रेडिंग हाउस। हमने हाटी मार्ट फ्रेश के नाम से स्टार्ट किया था, और फ्रेश में हम लोग क्या करते थे कि वेजिटेबल मंडी से लेकर फार्मर तक तो हम पहुंचे ही नहीं, मंडी से लेकर हम लोग होटल को सप्लाई करते थे। लेकिन क्योंकि क्या होता था कि डिमांड अब नीचे होती थी, तो वेजिटेबल बहुत पेरिशेबल, तो वो शाम पड़ते पड़ते मुरझा जाते थे, खराब हो जाते थे, तो डंपिंग बहुत होता था, और ये काफी समय तक चला। तो हमको लगा कि इसमें तो वी आर नॉट, हमको वी कांट डू मच हियर, राइट। सो मे बी इफ कोई भी आदमी, आप कोई भी कंपनी में हो, चाहे आप दूध में हो, डेयरी प्रोडक्ट्स में हो, जैसे कि मिल्क हो, पनीर हो, आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पर आप उसको बैकवर्ड कहीं पर डालते हैं, तो आपका डंपिंग लॉस नहीं होगा। तो बस बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी वर आउट। ओके,
अच्छा भाई, ये कह रहे हैं कि एक अर्जुमन जुवेरिया ने पूछा है, हाउ टू डू ब्रांडिंग ऑन सोशल मीडिया? टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट विथ योर अचीवमेंट्स, टू बी ऑनेस्ट यू डोंट सोशल मीडिया में, बिकॉज सोशल मीडिया में बहुत लोग फेक न्यूज डालते हैं, बहुत लोग किसी को उठा के कुछ डाल देते हैं। आप ऑनेस्ट रहो, आपका जो जो प्रोडक्ट छोटा है आप छोटा बता के रहो, लेकिन आपने मेहनत की है, उसमें क्वालिटी है, क्वालिटी दिखाओ। आप टेस्टिमोनियल्स लेकर आओ जो ओरिजिनल है, ऐसे करके आप प्रमोट करो। ऑनेस्ट रहोगे तो आप कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया क्या, कोई भी मीडिया में आप प्रमोट कर सकते हो। ओके, असरार भाई वांटेड टू आस्क समथिंग। यस असरार भाई। नदीम भाई, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। आपने जो स्क्रैच से शुरू किया, इनफैक्ट इट वाज रियली वेरी इंस्पायरिंग। अब मुझे तो एक्चुअली ये जानना है आपका कि जितने भी स्टार्टअप्स को आप बताए बेसिकली कि आपने बहुत सारी पार्टनरशिप भी की होगी, तो आपके पार्टनरशिप करने के लिए आप यानी कि जो लोग थे वो कैसे मिले आपको, या ऐसे कोई जो स्ट्रगलिंग स्टोरीज आपके पास हो जिसको चूज करने से पहले आप किसी भी पार्टनर से कैसे काम करा जाए, या फिर अगर डिच होते हो तो उससे कैसे ओवरकम किया जाए, उसके बारे में कुछ बता सकते हो आपको? आपकी स्टोरी। मैं सेलेस्टा की बात करूँ, मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हो गया, मैं जो जो भी प्रेजेंटेशन में बताया कि जैसे मैंने बोला, मैंने एक भुवन क्रिएट किया और उससे लगान की टीम बनाई, राइट। सो जो जो साथल विलेज है, उस साथल विलेज से वजीर भाई ही नोज द विलेज पीपल इन एंड आउट। तो अब क्या हुआ कि हम लोग जब आर्टिमार्ट जो सेलेस्टा पैकेजिंग की बात करी, उसमें आबिद करके एक आदमी लड़का था जिसने उसके जेब में से पेपर नैपकिन निकाल के किया कि हाँ कंपनी मारे कर वीचे, और उसने वजीर भाई को बोला। तो बिकॉज वी वर क्रिएटिंग कंपनीज, वी 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 थॉट के दिस विल केटर टू द सेम मार्केट। तो सबसे पहले आपको ये देखने का कि आप उसी मार्केट में रहते हैं जिस मार्केट में आप किंग हैं, राइट। हम लोग सिर्फ और सिर्फ होटल होरेका में ही रहे और रिटेल में रहे, हम लोगों ने तीसरा मार्केट नहीं नहीं कवर किया, हम लोगों ने केमिकल्स में नहीं गए, कहने का मतलब। तो पहले आपको ये देखने का है कि ये सिंडर, फिर आप जैसे आपने अभी बात किया कि आप कैसे करोगे, तो अभी वो एक डॉक्टर साहब की बात हुई और अब्राहम भाई ने बोला कि वर्ड ऑफ माउथ। सो यू ट्राई टू क्रिएट योर नेटवर्क टू वर्ड ऑफ माउथ इफ यू डोंट हैव एक्सेस टू एनी कम्युनिटी। द बेस्ट थिंग इज कि आपका जो ट्रस्ट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे 3-4 लोग होंगे ही जिनको आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, और जो आपको भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। आप उनको बोलो कि आप लोग और ढूंढो लोगों को, आपके दोस्तों में से जो आपके जैसे हो, एंड ट्राई टू क्रिएट अ नेटवर्क, एंड यू कैन डू दैट। तो नदीम भाई, अगर आप कोई जो रिटेल बिजनेस में जाना चाहता है अभी, तो उसके लिए आप क्या 2-3-4 चेकलिस्ट देंगे जो उनको प्रिपेयर, अपने आप को पहले जाने से पहले अपने आप को तैयारी करने के, व्हाट आर दी फ्यू टिप्स और फ्यू चेकलिस्ट दे शुड फॉलो? तो ना अब रिटेल पर से में, व्हाट डू यू मीन, रिटेल फूड ग्रोसरी रिटेल से एनी रिटेल? या सो सिमिलर काइंड ऑफ मॉडल, जिसमें कहा तो कोई वो सब्जी या जो फार्मर्स हैं जैसे लोकल, वहां से वो कोई शहर में लेके आए। आई थिंक ये आप जो आंसर दे, एक मेरे सवाल था वो जो बार बार भूल जाता हूँ, व्हाट डू यू थिंक जब भी बिग बास्केट्स एंड ग्रोफर्स और ये तरह के बड़ी ब्रांड आती है रिटेल में, और वो अभी आपको चैलेंज कर रही है, अमेज़न इज कमिंग बिग टाइम, ज़ोमैटो इज कमिंग बिग टाइम, तो आपको क्या लगता है हाउ दैट अफेक्ट योर बिजनेस? हाँ, तो देखो, मैं बात करूं कि जब रिलायंस आ रहा था तो लोग ये बोल रहे थे कि रिलायंस के आ जाने से छोटी छोटी किराना की दुकानें बंद हो जाएगी। तो किराना की दुकानें तो बंद नहीं हुई। अभी आप देखो, ऑर्गेनाइज रिटेल आज भी, ऑर्गेनाइज रिटेल का शेयर बहुत बड़ा नहीं है, वॉलमार्ट के आने से भी नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो कंपटीशन आता है, ये हम लोगों को 4 नई चीजें सिखाता है, और हम लोग उससे कॉम्पीट करने के लिए अपने आप को डेवलप करते हैं। जो पार्टी में टंकारा वाला है, जो आपकी पार्टी में जो लोग रहता है उसको मालूम होगा, टंकारा वाला बहुत किराना, मॉम एंड पॉप किराना स्टोर है, उसने अपना खुद के पर्सनल ब्रांड भी लॉन्च कर दिए थे, राइट। तो पहले क्या था कि किराना की दुकान फिल्दी दिखती थी, गंदी दिखती थी, वो उसमें नीचे ऑयल धुला हुआ दिखता था और बहुत सब मक्खियां दिखती थी। आज वो सब बदल गया है। तो अब ये भी हो सकता है कि कल को किराना की दुकान खुद का ऑनलाइन स्टोर खोल दे और अपने कस्टमर्स को बोले कि तुम ग्रोफर्स के पास क्या जाते हो, तुम मेरे ऐप से मुझे दो, मैं आपको डिलीवर करूंगा। सो एनी डेवलपमेंट में अगर हम अपना माइंडसेट खुला रखेंगे ना, तो वी कैन क्रिएट आवर ओन पर्सनल ब्रांड। हम लोग बिग बास्केट
नहीं बन सकते, हम लोग वॉलमार्ट में नहीं बन सकते बिकॉज दे आर फंडेड। उनको बिग बास्केट को अलीबाबा ने फंड किया है, तो हमको तो वो स्किल नहीं, तो हमको उनको कंपटीशन गिनने का ही नहीं। वी शुड कंसीडर देम एज आवर ट्यूटर्स, ट्राई टू लर्न विद देम, फ्रॉम देम, एंड ट्राई टू डेवलप आवर ओन दिस थिंग। इनफैक्ट मैं भटकल गया था नदीम भाई, वहां पे मैंने देखा है कि वहां पे काफी लोग जो एनआरआई मुस्लिम्स हैं, जो काफी मोस्टली हर एक फैमिली से 3-4 लोग वहां पे हैं, बिकॉज आधे से पूरा सिटी आपको ऐसे लगे आप दुबई में आ गए हैं। इट्स मुस्लिम टाउन इन नॉर्दर्न कर्नाटका। वहां पे मैंने देखा सुपरमार्केट अमंग द मुस्लिम्स इज वेरी पॉपुलर। स्पेशली एक ब्रांड थी जिसका कुछ 30 आउटलेट्स अक्रॉस नॉर्दर्न कर्नाटका, डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स। एंड वो जो बंदा है उसने वैसी ही आपके तरह स्टोरी है, बट आई थिंक इज वेरी वेरी वो दुबई का फीलिंग है। लॉट्स ऑफ दुबई बेस्ड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, बिकॉज वो जो एनआरए पॉपुलेशन आती है, तो ही डिजाइन दैट काइंड ऑफ सुपरमार्केट, तो जहाँ पे लोकल चीजें भी अवेलेबल होती है, और लेकिन वही आपको सारे जूसीज एंड ऑल दिस नो जो आपको नॉर्मल दुबई सुपरमार्केट्स में मिलेंगे, ही इज आल्सो कीपिंग दैट। It's a very interesting model he created. So I think there are potential कि इस तरह के small towns, villages में बहुत कुछ हो सकता है अभी भी। बहुत देखो, अभी मैं आपको सिरात उसका बताया था, जो काकोशी का सुपरमार्केट। अब क्या हुआ कि काकोशी छोटा सा टाउन है ना, ये ज्यादातर चिलिया काकोशी विलेज से भी है, तो उन लोगों को उनके पास बजट नहीं था बेकर पॉइंट क्रिएट करने के लिए। एक बेकर पॉइंट क्रिएट करने के लिए यू नीड टू हैव 15 लाख, 15 लाख आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग बेकर पॉइंट में वो लुक देते हैं मॉडर्न। तो हम लोगों ने सोचा कि अब ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोगों ने उनको क्या बोला, हम आपको ऑथोराइज रिटेलर बना देंगे। अच्छा, आपको बेकरी के प्रोडक्ट सिर्फ हमसे लेने के, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं, बाकी आपको जो करना है वो करें। आप यहाँ सैंडविच बना के भी बेच सकते हैं, हम आप पे कोई चीज नहीं लगाएंगे, लेकिन वो बेकर पॉइंट नहीं गिना जाएगा। तो आप आपका नाम उन्होंने सिरात बेकर्स लिख दिया, तो क्योंकि उनका सुपरमार्केट सिरात के नाम से। हमें मेरे मॉडल में हर सुपरमार्केट में 2 नाम है, जैसे कि जैसे वहाँ की फ्रेंचाइजी है हिलोल की, वो स्मार्ट शॉप है, धोलका की वो सम्राट शॉप है। ये 2 नाम इसलिए दिए थे कि कल को मेरा एसोसिएशन उनके साथ काम नहीं करता और मुझे आरटी मार्ट ले लेना है, तो वो सम्राट शॉप के नाम से चालू रख सकते हैं सुपरमार्केट। तो वो सिरात शॉप के नाम से काकोशी में है। तो हम लोगों ने उनको पूरा के पूरा माल हमने दिया। दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज उनका इन्वेस्टमेंट उनके हिसाब से हो गया। बेकर पॉइंट में करने के लिए उनको हम बोलते ऐसी क्लॉक लगानी पड़ेगी, ऐसा यूरोपियन लुक देना पड़ेगा, तो गांव में उसका कोई मतलब नहीं था। इतने गांव में टाउन में हम एक बार कर सकते हैं, काकोशी में नहीं। तो दे 1/3 प्राइस में, 1/3 कॉस्ट में 15 के अराउंड 5 lakhs they invest and they are very happy with the bakery and they have got their own product. So potential is there is what I am trying to say that क्योंकि गांव में, और अभी क्या हुआ लॉकडाउन में, बंबई में जो लोग थे, जो चिलिया थे और दूसरे सुन्नी चिलियाज भी हैं, वो लोग यहाँ लॉकडाउन में रह गए, तो उनको जो ब्रेड मिलता है और ईद पर जो नान बना है इन्होंने बेकर्स पॉइंट में, तो दे आर रियली हैप्पी। दे आर सेइंग कि वी आर नॉट मिसिंग बॉम्बे बिकॉज ऑफ बेकर्स पॉइंट, these products. Very nice. अच्छा नदीम भाई, 2 सवाल हैं। असरत भाई, I will come back to you on this. मुझे भाई आस्किंग ये जो रिटेल चेन के साथ में बिकॉज़ बेकर्स पॉइंट की बात कर रहे थे, तो मुझे ये जानना है कि आपने अभी काफी आउटलेट्स बेसिकली अभी बेकर्स पॉइंट के में अहमदाबाद में देख रहे हैं और अहमदाबाद के बाहर भी हम देख रहे हैं, तो इसकी सप्लाई चेन जो है वो आप कैसे इसको प्रोवाइड करते हैं चीजों को, यानी यू हैव सेंटर्स नियर बाय या क्या करते हैं आप? So what we have done is कि आपको सिर्फ अहमदाबाद और सीतपुर में ही दिखेंगे। So 30 kilometers we have 2 production unit. One is in Sitpur, one is in Ahmedabad. So Ahmedabad and the vicinity of around 35-40 kilometers. Okay. And Sitpur and vicinity of 35-40 kilometers. ये 2 जगह पे ही बेकर पॉइंट बनेगा। अब हम बड़ौदा में करना चाहते हैं तो हमको नया प्रोडक्शन यूनिट डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने सप्लाई चेन बनाना बहुत मुश्किल और उसमें बहुत मैनेज करना पड़ता है, तो हम सप्लाई चेन में पड़े ही नहीं। 30 किलोमीटर का सप्लाई चेन करके कर देते हैं। उसी के अंदर आपका ये बेकर पॉइंट होगा जहां से आप सप्लाई कर सकते हैं। 30 एक प्रोडक्शन यूनिट होगा, उसके 30 किलोमीटर पेरिफेरल, चाहे 30 किलोमीटर इधर चाहे, तो अगर हम सीतपुर में हैं तो पाटन, मेहसाना, पालनपुर वी कैन कवर। ओके, अच्छा, लग रहा है कि आप पालनपुर वगैरह को जल्दी ड्राइव करोगे। सर, आई हैव टू इंटरप्ट यू। आई थिंक 2 सवाल ऑलरेडी हैं, वो पेंडिंग है।
I'll come back to you on this. So distribution, Muzammil पूछे, distribution key for retail brand success like infra and manpower. What is your point of view for to increase manpower productivity? तो मैन पावर प्रोडक्टिविटी है ना, मैं आपको सिंपल बोलूं, उसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि और अभी तो क्या है कि सोशल मीडिया हो गया और बिकॉज ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर एंड ऑल पीपल आर मोस्ट इफ दे आर आइडल दे कीप ऑन डूइंग इट, राइट। सो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग देना चाहिए और सोशल मीडिया अगर एक डिसिप्लिन डाल देना चाहिए आपकी कंपनीज में कि एम्प्लॉयज अगर आते हैं तो वो मोबाइल को एक जगह पे जमा कर दें और सिंगल पॉइंट कांटेक्ट या तो आपका एचआर वाला होना चाहिए जिसको मालूम हो कि उसका कोई अर्जेंट फोन तो नहीं आ रहा, और लैंडलाइन का यूज होना चाहिए कि जहाँ पर फैमिली वाले उसको कांटेक्ट कर सके, मोबाइल को नहीं। तो मोबाइल से थोड़ा ऑफ करने देने का थोड़ा ट्रेनिंग, एचआर ट्रेनिंग इज वेरी एसेंशियल। वे उनको भी ये लगना चाहिए कि वो जो करंटली वो जो प्रोडक्टिविटी है उनकी एक लेवल एक्स पर है वो वाई पर कैसे ले जा सकते हैं, जो हम लोगों ने हमारी कंपनी में किया है। सो वी हैव हायर्ड एन एक्स जीएम ऑफ अदानी, नरेंद्र गुप्ता करके, जो ट्रेनिंग करता है हमारे सारे एम्प्लॉयज की, सो दैट उनका प्रोडक्टिविटी इनहांस हो। बाकी प्रोडक्टिविटी का कोई रिजल्ट नहीं है, ये मोस्ट इनटैंजिबल है, तो वो आपको ही पता चलेगा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना फायदा हुआ। बट ये दो चीज आप करेंगे, एक थोड़ा सा डिसिप्लिन देंगे और थोड़ा सा थर्ड पार्टी ट्रेनिंग आप कराएं। आप तो करेंगे बट आपका वन डायमेंशनल रहेगा, आप थर्ड पार्टी भी कराएं तो मोटिवेटेड भी रहेंगे और ट्रेन भी होंगे। अच्छा, एक आदिल रुश्तई वाला का सवाल है, वंस वी आर गुड फॉर ऑफलाइन स्टोर्स कैन वी शिफ्ट टू ऑनलाइन startup home delivery? Can you share your views about its pros and cons? If we start home deliveries to our customers, employment to our community also get increase. What is your view about that? So he's saying that how you can convert offline stores to online stores, or yeah, and what are the pros and cons? Very easy to convert offline को online, right? देखो क्या है कि ऑनलाइन स्टोर आप डायरेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो आप कैसे बोलेंगे कस्टमर्स को कि आप ऑनलाइन में हैं? उसके लिए आपको बहुत पैसा चाहिए। ग्रोफर्स ने 400 करोड़ सिक्योर के, पहले पेपर टैप करके था, पेपर टैप इज नो मोर नाउ। वो पेपर टैप वाला मुझसे मिला था अहमदाबाद में, वो सिक्योर ने 400 करोड़ फंड किए, उससे पेपर टैप ब्रांड बना था, लेकिन वो ऑनलाइन में कुछ नहीं कर पाया। ग्रोफर्स ऑनलाइन में कर रहा है, नहीं कर रहा, ऑनलाइन में सिर्फ बिग बास्केट कर रहा है, लेकिन बिग बास्केट का भी प्रॉफिटेबिलिटी वी डोंट नो। वो अभी अलीबाबा उसके पीछे है इसलिए वो कर रहा है, पेटीएम भी लॉस में है और उसके पीछे भी अलीबाबा है, इसलिए पेटीएम भी अभी सर्वाइव करता है। फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट के खरीदना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन स्टोर ऑफलाइन के साथ आप करोगे तो आपको ये करना चाहिए कि आपके जितने भी कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स का आप लिस्ट बनाओ। अगर आपके 1000 कस्टमर हैं, उन 1000 कस्टमर को केटर करने के लिए आप ऑनलाइन स्टोर बनाओ। तो यू आर गिविंग एन एडिशनल फीचर टू योर कस्टमर्स ओनली, यू डोंट गो इन द फुल मार्केट। बट ये कस्टमर्स अब आपका ऑनलाइन पे जाता होगा तो बिग बास्केट में, तो आपके पास आएगा, तो आप इंश्योर करो कि वो शिफ्ट ना हो और आपके पास आए। So create your online store along with offline. You can do that if you are already in offline, but among your customer base. Okay. नदीम भाई, एक सवाल है, पता नहीं आपके साथ रिलेटेड है कि नहीं। अहमदाबाद में ऑटोमोबाइल रिपेयर का वर्कशॉप का क्या फ्यूचर है फॉर कॉमर्शियल व्हीकल? ये रफीक भाई कुरैशी ने पूछा है। आई डोंट नो वेदर यू कैन आंसर दैट। No, I will try to answer this. So see anything, आजकल क्या है कि लोग ब्रांड को देखते हैं। तो अल बुरुज में भी बाहर जो वो टायर का वो है, तो आई जस्ट लुक एट मिशेलिन टायर्स, और वो सब होता है अपने ग्रुप में है, उन्होंने क्रिएट किया है मनियार्स ने। तो वो मनियार का टायर, तो जब मैं उसको लेके निकलता हूँ, उसका जो लुक एंड फील दिखता है, तो आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर बट आई ऑलवेज गो देयर। और मेरा टायर के सर्विस के लिए आई गो देयर जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस होता प्रहलाद नगर में या कहीं भी जाऊंगा तो मुझे शायद मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर सब कुछ बहुत प्रोफेशनल लगता है। तो अपने मुस्लिम्स में एसी रिपेयर आप बोलो, आप ऑटोमोबाइल रिपेयर बोलो, हम वी हैव, अल्लाह ने हमको इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिया है, बट वी हैव नॉट स्केल्ड अप फ्रॉम देयर। सो क्रिएट समथिंग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स,
क्रिएट आप ऐसा एक फॉर्मेटेड आपका, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मेरे रिटेल से, है ना। आप ऑटोमोबाइल में सर्विसिंग की हर एक को जरूरत है, हर एक को, मुझे भी नहीं मालूम है इनोवा का, मैं बार बार नहीं जा सकता इनोवा के उसमें। तो आप एक क्रिएट करो, एक अच्छा ब्रांड बनाओ और आप बोलो यू आर एक्सपर्ट्स फॉर इनोवा, यू आर एक्सपर्ट्स फॉर होंडा सिटी, और ऐसा करके थोड़ा अप मार्केट ब्रांड लो, 4-5, मतलब अप मार्केट मतलब नॉट टॉप, मैं मर्सिडीज नहीं, टोयोटा, होंडा, hyundai की ब्रांड की बात कर, उसके लिए आप एक्सपर्ट्स हो। आप अपनी कम्युनिटी में से ऐसे एक्सपर्ट्स को ढूंढो, एक फॉर्मेट बनाओ, आप सोचो कि आप क्या क्या कर सकते हो गैराज में, और उसको नीट एंड क्लीन रखो, और वो फॉर्मेट बनाओ और उसको ऑनलाइन प्रमोट करो, उसके लीफलेट ब्रोशर बनाओ और चारों तरफ दे दो। फिर आप उसको 6 महीने 1 साल देखो, उसका प्रॉफिटेबिलिटी स्टडी करो। अब आप क्या करो, इसका फ्रेंचाइजी दो। अब आपने ब्रांड बना दिया कि ये ब्रांड का, अब आप अपनी कम्युनिटी में से लोगों को ढूंढो और उनको बोलो भाई तू एक्सपर्ट है, अब तेरे को गैरेज करना है, तू गैरेज ऐसे मत कर, यू आर वेरी स्मार्ट, मैं तेरे को ये मेरा फॉर्मेट देता हूँ, ये फॉर्मेट तू क्रिएट कर, मैं पूरा बैक एंड सपोर्ट दूंगा, योर एक्सपर्टीज विल हेल्प, लेट हिम अर्न एंड ही शुड गिव यू रॉयल्टी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। ऐसे करके यू ट्राई क्रिएट, आपका ब्रांड दिखेगा चारों तरफ। पहले आप ट्राई करो अपने एरिया से, देन गो अदर। I think Nadeem, my last question है, is it compulsory to do a business in a purchase shop or can we do it on rented basis as property rates are too high, especially for commercials? नहीं, so it depends on your budget, number one, it depends on what do you want to do। जैसे क्या होता है कि अभी रेंटेड प्लेस में आप जाओगे, वो बोलेगा ग्रोसरी स्टोर ले लो, मैंने 6000 स्क्वायर फुट का ग्रोसरी स्टोर करने का सोचा, मैं उसके पास गया, उसने बोला मैं आपको 2.5 लाख रुपए महीने पे ये स्पेस देता हूँ। अब 2.5 लाख रुपए महीना मतलब कितना हुआ, 30 लाख के ऊपर हो गया। मेरा वो 6-7 फूड ग्रोसरी में 7000 स्क्वायर फुट में मैं कुछ भी क्रिएट करूंगा, मेरा एनुअल प्रॉफिट 25 से 30 लाख से ज्यादा नहीं होगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको क्रिएट करके रेंट दे रहा हूँ, तो बेसिकली मैं तो उसको रेंट ही भर रहा हूँ, मैं तो कमाई नहीं रहा। तो आपको ये देखने का फर्स्ट कि आप किस में जा रहे हैं, आपका प्रॉफिटेबिलिटी कौन से लेवल पे है, एंड देन डिसाइड। फूड ग्रोसरी करना हो तो यू शुड परचेज, मेरे हिसाब से अगर आप बड़ा कर रहे हो तो आपको परचेज करना चाहिए, या आपको उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग का इक्विटी वर्कआउट करना चाहिए, रेंटल पे नहीं जाना चाहिए, रेंटल विल किल, एंड दैट इज व्हाई कि बड़े बड़े बिग बाजार भी बंद हो गए, बिकॉज रेंटल में दे कुडंट अफोर्ड। Okay. Nadeem bhai, I think it was wonderful interaction. Thank you so much for your time. I think personally I learned a lot, and I think I am going to use this example for my teaching and other consulting also. Thank you so much. I think thank you so much participants, आपने जो हमारे साथ cooperate किया और participate किया। Next week आप वापस से 11 बजे log in करिए, हमारे own असरार भाई अपनी story बताएंगे। और या आई थिंक नईम ये रिकॉर्डिंग सेशन को हमारे यूट्यूब वीडियो पे डालेंगे और हम लोग शेयर करेंगे। और दूसरा है कि आप अपने फीडबैक दे सकते हैं हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक ग्रुप पे। और हमारे असरार भाई का नेक्स्ट टाइम लेक्चर है। असरार भाई इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ travel business or diversifying now in a AC repairing and servicing business, लेकिन his story is very inspiring, so log in to us next time at 11 a.m. and thank you so much and keep giving your feedback and keep sending your questions. Jazakallah kul khair. हमारा Facebook अगर if you want to join WhatsApp group तो हमारे Facebook पे हमने लिंक भेजा है और हमारे Facebook ग्रुप पे भी आपको अपडेट्स मिलेगा। Again, thank you so much Nadeem bhai for wonderful session and as inspiring as ever. Thanks a lot. बहुत बहुत शुक्रिया, my pleasure, I enjoyed every moment. Thank you so much. और I think Naeem और मुजम्मिल के लिए भी coordinating this great session without any technical. It was well coordinated and it was well moderated. Thank you. Thank you so much Naeem. Thanks a lot. All the best. Yeah, thanks a lot.